चलो, कल हम लोगों ने बात की थी पोवर्टी एस्टिमेशन की, यानी कि गरीबी आकलन की। भारत में जो है गरीबी आकलन कैसे कैसे करते हैं, और तुम लोग को जो एक आइडिया दिया था कि हाँ भाई किस हिसाब से जो है मतलब इसको करना है। उसमें पहले जो है जो भी करंट का मुद्दा चल रहा है उसको हमको बताना है, जो भी न्यूज़पेपर में है। उसके बाद पोवर्टी को डिफ़ाइन करना है, गरीबी है क्या, और उसके बाद इसको प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस में बांट कर जो है वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब एक चीज़ आज अच्छे से समझना है कि जो गरीबी को दूर करने का तरीका है वो 2-3 जगह इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, कैसे, मतलब एक जो गरीबी कैसे दूर होगा, एक दूसरा जो है वही पॉइंट्स तुम, जैसे कि जो झारखंड का क्वेश्चन आया था कि डेवलपमेंट का क्या चैलेंजेस है, तो चलो उसमें तो झारखंड स्पेसिफिक लिखना होगा। लेकिन अगर इंडिया का पूछता कि इंडिया में जो है डेवलपमेंटल चैलेंजेस क्या है, तो उसमें क्योंकि गरीबी जो है क्या है कि इंडिया का जो विकास है, इंडिया का जो ग्रोथ है, ये जॉबलेस ग्रोथ है। जो इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म हुआ, मतलब कि निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण जो हुआ, उसमें क्या हुआ कि बेनिफिट जो हुआ वो टाउन्स और सिटीज़ को हुआ, जो गांव है उसके प्रभाव से अछूते रह गए। साथ ही साथ जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट में उसको मतलब मिला, लेकिन जो बाकी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर उनको उतना बेनिफिट नहीं हुआ। तो यही वजह जो है रहा कि इंडिया में गरीबी का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी रहा कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, वो डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हो पाया। ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो सर्विस सेक्टर का ज़्यादा हुआ, और सर्विस सेक्टर में क्या होता है, सर्विस सेक्टर में जो है नॉलेज चाहिए। तो इंडिया का जो है इकोनॉमी जो ग्रोथ है एक पैराडॉक्स है, ठीक ढंग से हो नहीं पाया। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है पहले प्राइमरी सेक्टर ग्रो करता है, फिर सेकेंडरी करता है, तब टर्शरी करता है। लेकिन हम लोग के यहाँ जो 1991 में रिफॉर्म हुआ, एलपीजी रिफॉर्म, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उसके चलते क्या हुआ कि प्राइमरी सेक्टर से सीधे जो ग्रोथ है वो सर्विस सेक्टर का होने लगा। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री सेक्टर के लिए तुमको ग्रोथ करने के लिए बहुत सारा लाइसेंस चाहिए, मतलब ज़मीन लेना है तो वहाँ पे तुमको परमिशन चाहिए, नॉइज़ पोल्यूशन का परमिशन चाहिए, बहुत सारा मतलब तुमको लाइसेंस चाहिए रहता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। हालांकि उसको अभी कम किया गया है, लेकिन उस समय वैसा नहीं था। सर्विस सेक्टर में ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं था। नतीजा यही हुआ कि 1991 के बाद जो सर्विस सेक्टर है, आज देखो 56% के आसपास जो है तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का। तो ये जो अनइवन ग्रोथ हुआ ये बहुत मतलब हिंड्रेंस प्रोवाइड किया। तो इसी वजह से अपने यहाँ जो है गरीबी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट उसका जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट रहा। तो अगर तुम इस पॉइंट को समझोगे कि जो गरीबी दूर करना है, तो वही पॉइंट तुमको काम आएगा कि भारत में जो है समावेशी विकास कैसे हो सकता है, इंक्लूसिव ग्रोथ। वही पॉइंट तुमको काम आएगा कि भारत में जो है एसडीजी गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। वही पॉइंट तुमको काम आएगा कि जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, वो देश के विकास में कैसे ग्रो कर सकते हैं। मतलब जो गरीबी एक मुद्दा है उसके पॉइंट्स को जब हम समझेंगे कि हाँ गरीबी को कैसे दूर किया जाएगा, तो वही पॉइंट तुम 4-5 जगह इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब अभी तक हम लोग ये सुने हैं कि एक तीर से 2 या 3 शिकार, अभी हम देखेंगे कि एक तीर से जो है कैसे 5 शिकार हो सकता है। क्योंकि जो गरीबी दूर करने का तरीका है वही तरीका जो है समावेशी विकास का भी है, इंक्लूसिव ग्रोथ का। वही तरीका जो है भारत को एसडीजी गोल्स मदद करने में मदद करेगा। वही तरीका जो है जो आपका डीपीएसपी में मेंशन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी से पहले इंडिया क्या था, और अभी पहले सुन लो, हो सकता है अभी सारा चीज़ समझ में नहीं आए, कोई बात नहीं, हम वापस से रिपीट करेंगे। तो पहले एक बार सुन लो कहानी टाइप से कि हाँ क्या है, मेन पॉइंट्स वहाँ पे फिर नोट करना, और फिर से हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया वाज अ पॉलिस स्टेट। ठीक है, पुलिस स्टेट था। पुलिस स्टेट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे लोग का कुछ भी हो, स्टेट को उससे कोई मतलब नहीं है, देश को मतलब नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या मतलब है, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो अपना ही तिजोरी भरने में था, उसको क्या मतलब है कि भारत में कौन गरीब रह गया, कौन भूखा रह गया, उसको उससे क्या मतलब है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो ये देखा गया कि कुछ तो ब्रिटिश पॉलिसीज़ के चलते
कुछ अपना जो समाज में ऊंच नीच का जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन था उसके चलते इंडिया में एक बहुत बड़ा तबका है जो कि मतलब गरीब है, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और भारत एक कल्याणकारी राज्य है। डीपीएसपी में क्या मेंशन किया गया है? डीपीएसपी भारत के कल्याणकारी राज्य को दिखाता है। इंडिया इज़ ए वेलफेयर स्टेट। इंडिया इज़ ए वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है कि भारत को केवल अमीर लोग को नहीं, सबको साथ में लेके चलना है, खासकर जो वीकर सेक्शन है। तो आज हम 3-4 टॉपिक को लिंक करेंगे। नए स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन तुमको ये आदत डालना होगा, क्योंकि जो एक एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक डायमेंशन में नहीं सोचता है, वो 360 डिग्री डायमेंशन में सोचता है। तो अगर आप गरीबी दूर करने का बात कर रहे हैं तो आप इंक्लूसिव ग्रोथ का बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। और जो है अगर आप इंक्लूसिव ग्रोथ का बात कर रहे हैं तो आप एसडीजी में गोल्स जो दिए हुए हैं कि भाई गरीबी नहीं होनी चाहिए, भूखमरी नहीं होनी चाहिए, हेल्थ अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचिए कि गरीबी को अगर दूर करना है तो क्या एक तरीके से आप गरीबी दूर कर सकते हैं? कभी नहीं होगा। हेल्थ अच्छा करना पड़ेगा, एजुकेशन अच्छा करना पड़ेगा, जॉब इनकम जनरेशन होना पड़ेगा, रहने का सुविधा देना पड़ेगा, उसके बाद सैनिटेशन होना चाहिए। मतलब मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। मतलब चूँकि गरीबी खुद में जो एक मुद्दा है वो सिंगल डायमेंशन का नहीं है, ठीक है। पॉवर्टी एस्टिमेशन की हमने बात की थी, तो यहाँ पे लास्ट में लिखना चाहिए था, कोई नहीं लिखा, कि जो इंडिया में जो भी तरीका इस्तेमाल हुआ है, चाहे आपका जो है वो कैलोरी का हो, चाहे जो है तरीका जो है तेंदुलकर कमेटी या बाद में रंगराजन कमेटी ने इस्तेमाल किया रुपए वाला हो, दोनों में से कोई कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। क्योंकि गरीबी का जो मापन है वो आप केवल कैलोरी के बेसिस पे या खर्च के बेसिस पे नहीं कर सकते। जो अभी नीति आयोग अपनाया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसमें कि आप 12 इंडिकेटर को लिए हैं, हेल्थ को, एजुकेशन को, कपड़ा पे क्या खर्च हो रहा है, सैनिटेशन पे, हाउसिंग पे क्या खर्च हो रहा है, मतलब उसमें 12 इंडिकेटर लिया गया है। तो जब आप उन 12 इंडिकेटर को खर्चा देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, तब आप गरीबी का मतलब आकलन थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो ये कमी है इंडिया में। जो भी पॉवर्टी एस्टिमेशन का अब तक मतलब तरीका रहा है उसमें ये कमी था कि या तो फोकस कैलोरी पे था या तो फिर फोकस जो है वो कितना हम खर्च करते हैं उस पर था। कॉम्प्रिहेंसिव तरीका नहीं था। और यही वजह है कि नीति आयोग जो है 2021 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लाया है, जिसमें 12 जो है इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स को रखा गया है। हम कल क्या बोले थे कि जितना हम बता रहे हैं उससे तुम 2 कदम आगे सोचो, ठीक है। नीतीश थोड़ा पहल किया है, लेकिन ये तुमको थोड़ा शॉर्ट में ही दिखाना था, 20 में ही मतलब करना था कि हाँ यार जानते हम बहुत सारा चीज़ है, कैसे उसको कम शब्दों में लिखें। तो नीतीश तुम थोड़ा कोशिश किया है, बाकी लोग तो जितना बताएं उतने ही लिखे हैं, ठीक है। हम जितना बताएं उतना ही मत करो, थोड़ा अपना भी एफर्ट लगाओ और थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। बस एक नीतीश को छोड़ के कोई वो काम नहीं किया, जितना हम बताएं बस उतना लिख दिए है। तो खैर अभी स्टार्टिंग है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन कोशिश ये करना है कि जितना हम बता दिए उससे 2-3 चीज़ एक्स्ट्रा तुम भी दिमाग लगाओ ना। अगर हम गरीबी आकलन का तरीका दिए हैं तो तुम देखो कि क्या गरीबी आकलन का तरीका सही है। थोड़ा बहुत बेहतर क्या रहा, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में 7 पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया गया था, वो थोड़ा बहुत सही था। तो अगर पढ़ेगा नहीं तो कहाँ से दिमाग में स्ट्राइक करेगा। हम पहले ही बोल दिए कि 55 से 60% मेहनत मेरा रहेगा, लेकिन अगर तुमको सिविल सर्वेंट बनना है तो 40 से 45% एफर्ट तुम्हारा अपना होना चाहिए। क्योंकि हम तुमको सोचना नहीं सिखा सकते, वो काम तुमको करना पड़ेगा। कोई बात नहीं नीतीश, लेकिन तुम्हारा अच्छा मतलब हमको लगा, बस तुम थोड़ा सा उसको लंबा किया है, लेकिन फिर भी बाकी लोगों से हट के मतलब थोड़ा अपना दिमाग लगाया है, तो चलो सही है, ठीक है। और देखो न्यूज़पेपर नीतीश और 1-2 लोग ही बस पढ़ रहे हैं, बाकी लोग जो है अभी पंडित जी से पचरा दिखाने का जो है इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा मत करो, ठीक है। न्यूज़ बहुत अच्छा भी आ रहा है, वो सबको देखो, डायमेंशन बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा। तो वही है जो भी टॉपिक है ना, सिविल सर्विसेज मजाक नहीं है यार, यहाँ पे पूरा सोचना है। अगर तुम सोचता है कि हम
4 किताब पढ़ के सिविल सर्विसेज कर लेंगे तो तुम बहुत बड़ा बेवकूफ़ी कर रहा है। ये आज से 10 साल पहले हो सकता था, अभी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये मतलब ट्रेंड समझ लो कि पिछला जेपीएससी से ही चेंज है। तुम अगर पिछले जेपीएससी का भी मेंस का क्वेश्चन देखेगा तो ऐसा नहीं है कि बस तुम किताब से बना देगा, ठीक है। चेंज उस समय इतना लेवल पे आया था और अभी इतना लेवल हो गया है। तो इसीलिए बोल रहे हैं जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं उस पर 2 घंटे दो। कि मतलब तुमको 2 घंटा देना। अभी तुमको नीतीश टाइम देंगे, तुम बोलना, मैसेज से जो है पूरा क्लियर नहीं होता। अभी हम तुमको टाइम देंगे और जो चीज़ तुम पढ़ रहा है तुम उसको थोड़ा बताना, सब लोग जो है सुनेंगे और समझेंगे कि हाँ यार एक ही बंदा मेरे साथ ही पढ़ रहा है, कैसे उसका नॉलेज जो है डेली बेसिस पे जो है बढ़ते जा रहा है। अब नीतीश तुम लोग से 50-60 नंबर नहीं आगे रहेगा मेंस में, पीटी में तो कौन रहेगा बोलो। डेली बेसिस पे ये इसका ग्रोथ हो रहा है। यही तो हम करने बोल रहे हैं यार कि डेली तुमको सोचना कि क्या आज हम नया कुछ सीखें। और तुम्हारे सामने के एग्जाम्पल है, ये पहले से नहीं कर रहा नीतीश, ये अभी ये स्टार्ट किया है। और देखो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ जो आर्टिकल पढ़ता है उसको शेयर भी करता है। और तुम लोग अभी जो है पंडित जी से पत्र दिखवाने में लगे हुए हो। तो ये तुमको 50-60 नंबर नहीं पीछे करेगा तो तुम करोगे। इस चीज़ को ध्यान में रखो। यहीं पे जो लोग बैच में हैं यही लोग देखो कैसे डेली बेसिस पे जो है इम्प्रूवमेंट कर रहा है। तो चलो कोई नहीं, अभी समय है, जाग जाओ अभी से भी, तब ठीक रहेगा। तो हम बात कर रहे थे कि जो ये पॉवर्टी है एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। और जो हम कल पॉवर्टी एस्टिमेशन का दिए थे उसमें लास्ट में देखो एक चीज़ क्या करना होता है, कल ही हम बताए थे। इंट्रोडक्शन, भूमिका लिखा, उसके बारे में बताया, फिर कंक्लूजन में जो भी मुद्दा है उसमें क्या कमी है, कैसे अच्छा हो सकता है, ये भी थोड़ा सोचना है। तो चलो अभी नए हो कोई बात नहीं, 2-3 लोग ट्राई किए हैं लेकिन बाकी लोग नए हैं, तो लेकिन सोचना यही है कि हम इंट्रोड्यूस किए, भूमिका बनाए, बॉडी करें और फिर कंक्लूड किए। तो इस हिसाब से करना है। और 20 नंबर का है तो 2 से 3 पेज सफिशिएंट है। अभी नए हो तो थोड़ा छूट भी रहेगा। और अगर 40 नंबर का है तो कम से कम 5 पेज आना है। 3 पेज भी अभी लिखोगे 40 नंबर के लिए तो भी ठीक रहेगा। मतलब शुरुआत तो लेकिन करना है। बैच है मान लो कि 25 लोग का, होमवर्क किया है 8 लोग, यही देखो स्ट्रेंथ है। तो चलो अभी स्टार्टिंग हो रहा है लेकिन ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको सुनो। तो हम वही कह रहे थे कि इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस हम आगे बढ़ते रहें और जो मतलब वल्नरेबल सेक्शन है, वीकर सेक्शन है, दलित हो गए, अनुसूचित जनजाति हो गए, महिलाएं हो गए, बच्चे हो गए, उनको छोड़ देना, उनका विशेष ध्यान रखना है। और ये चीज़ कहाँ दिखाता है? ये चीज़ दिखाता है डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। एक ऐसा विषय है जिसमें कि बहुत सारे विषय आके मिल जाते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग कुछ थोड़ा पॉलिटी का भी इस्तेमाल करेंगे, जहाँ कुछ ज़रूरत पड़ेगा ज्योग्राफी का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान से सुनना है, नोट करना है। अभी हो सके वो पूरा पॉइंट तुमको समझ में नहीं आया कि अमित भैया या अमित सर कैसे बोल रहे थे, क्या इकोनॉमिक्स अगर पॉवर्टी गरीबी को कंट्रोल करोगे तो तुम्हारा समावेशी विकास भी होगा। और तुमको यहाँ टर्म पे ध्यान देना है, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास। समावेशी का विकास का मतलब क्या होता है कि जितने टाइप के सोसाइटी अपने यहाँ पे हैं, एक तो मतलब जो अर्बन हो गया, रूरल हो गया, एक तो वो हो गया। और दूसरा डायमेंशन क्या हो गया कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, महिलाएं, बच्चे, इन सब का भी विकास। तो इसको क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास। कि जिस जैसा शहर का विकास हो रहा है वैसा गांव का भी विकास होना चाहिए। एक पैरामीटर ये है। और दूसरा पैरामीटर क्या है समावेशी विकास का? कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, वेमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, अदर बैकवर्ड क्लास है, उन सब का भी जो है विकास हो। और एक चीज़, ऐसा नहीं है कि जनरल में या फिर जो अनरिजर्व्ड हैं उसमें सब लोग अमीर ही हैं। तो उसके लिए सरकार 103 103वां संशोधन की और 10% का जो है आरक्षण EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। क्योंकि ये बात भी चल रहा था कि सर हम अगर जनरल में आते हैं, हम अनरिजर्व्ड हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि हम अमीर ही हैं, मेरे पास करोड़ का संपत्ति, ऐसा नहीं है। तो ये मुद्दा काफ़ी टाइम से चल रहा था और अल्टीमेटली जो है गवर्नमेंट 103rd अमेंडमेंट लाई कि ठीक है भाई, जो इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है
वो SC ST BC क्लास का नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो अलग से आरक्षण है, तो उनको 10% जो है आरक्षण दिया जाएगा। तो ये चीज़ जो है ध्यान में रखना है कि तुमको जो है टर्म्स को ध्यान में रखना कि अच्छा समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है। क्योंकि जब गरीबी को तुम दूर करोगे तो गरीबी जो है वो इन लोगों में बहुत ज़्यादा है, SC ST BC, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम से दूर रहे हैं, इनके पास ज़मीन भी उतनी नहीं रही है, ठीक है। तो इनमें जो है गरीबी बहुत ज़्यादा है। और भारत का जो है विकास क्यों नहीं हो पाया है, पैट्रियार्कल सोसाइटी भी जो है बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। जो भी हमारे यहाँ महान महान लोग हुए पास्ट में, राजा राम मोहन राय हुए, नेहरू हुए, दयानंद सरस्वती हुए, ये सब मतलब जब ऑब्जर्व किए बाहर में, महात्मा गांधी हुए, तो देखिए कि क्या कि वो देश जो इतना तरक्की कर रहा है उसमें सबसे बड़ा हाथ क्या है कि महिलाओं को जो है बस चार दीवारों के लिए, चार दीवारी में जो है उसके लिए बेस्ट नहीं करते हैं, वो भी मेल के साथ कंधे से कंधे मिला के जो है काम करती है। देखो कितना 75 साल के बाद जो है, इसी साल शायद जो है तुम्हारा इसी साल नहीं मतलब पिछले साल ही जो है CDS में जो है NDA में जो है ये सब में महिलाओं को अलाउ किया है। डिफेंस सेक्टर जो है अभी मतलब खुल रहा है 2-3 साल से महिलाओं के लिए, परमानेंट कमीशन के लिए। पहले शॉर्ट टर्म कमीशन मिलता था, NDA में तो लेता ही नहीं था। तो अब धीरे धीरे सोसाइटी खुल रहा है, क्योंकि अपने यहाँ जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। तो इसीलिए अगर तुमको गरीबी दूर करना है तो तुमको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाना पड़ेगा। और गरीबी अगर दूर होगा तो इंक्लूसिव ग्रोथ भी होगा। इंक्लूसिव ग्रोथ होगा तो SDG में जो है सतत विकास लक्ष्य जो 17 हैं वो भी अचीव होगा। क्योंकि सतत विकास कुछ और नहीं है, सतत विकास का मतलब यही है कि भाई जैसे गोल नंबर 1 है SDG 1, और वो तुमको याद होना चाहिए। जो SDG गोल्स हैं वो तुमको याद होना चाहिए, उस पर हम वीडियो भी बनाए हैं। स्टार्टिंग में 10 को करना है, और जब 10 कर लोगे तो फिर बाकी भी हो जाएगा। उसका एक हम जैसे ट्रिक बनाए हैं कि जैसे SDG गोल 1 है तो उसको वो क्या बोलता है, नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, गरीबी कैसे नहीं होगा, सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि जब खाना मिलेगा तब। तो SDG गोल नंबर 2 क्या है, जीरो हंगर। पहले बोला कि गरीबी नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, गरीबी नहीं होगा तो उस गरीबी हटाने के लिए ठीक है सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि उसका पेट भरा हुआ होना चाहिए। तो SDG गोल नंबर 2 क्या है, जीरो हंगर। इस पर वीडियो भी बना है, तो टेंशन नहीं लेना है, लेकिन गोल्स तुमको याद करना है। उसका बेनिफिट क्या होगा कि मान लो कि गरीबी कैसे दूर करे, तो तुम जब अपना आंसर लिखेगा तो उसमें लिखेगा कि पॉवर्टी ब्रैकेट में SDG गोल नंबर 1। देखो आंसर जो है एक माला की तरह है कि कितना अच्छे से जो है तुम उसको सजा सकते हो। तो खैर इकोनॉमिक्स में तो हम माला बहुत अच्छा सजाते हैं, और बाकी सब्जेक्ट में इतना अच्छा हम सजा नहीं पाते हैं, लेकिन जहाँ सजा पाते हैं वहाँ तुमको बताएंगे कैसे सजाना है। बाकी में जैसे इकोनॉमिक्स में बेस्ट लिखते हैं तो बाकी में थोड़ा वेरी गुड और गुड वाला जो है हो जाता है, क्योंकि सबका अपना एक सब्जेक्ट होता है जो बहुत अच्छा होता है, और बाकी जो होता है वो थोड़ा अच्छा होता है या बढ़िया होता है ऐसे। तो वैसे ही अपना जो है वो इकोनॉमिक्स है, तो यहाँ हम तुमको पूरा ही मदद कर सकते हैं कि हाँ क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो अगर तुम SDG गोल्स याद रखोगे, PT में ही पूछ लेगा कि हाँ भाई SDG 3 का लिंकअप किसके साथ है, हेल्थ के साथ है, एजुकेशन के साथ है, ऐसे पूछ देगा। तो तुमको जो है SDG गोल्स याद रखना है, ये PT में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। इंटरव्यू में जाओगे तो ये इतना न्यूज़पेपर में छपता है कि होता है ना, और जो स्टेट गवर्नमेंट का इंटरव्यू होता है उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछता है। हम गए तो हमसे पूछा था बताओ रांची में 4 वाटरफॉल का नाम बताओ, सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन सा है, हम बोले रिम्स, कब बना था, पहला संशोधन कौन सा हुआ था। मतलब देखो PT और मेंस का सिलेबस है, लेकिन इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं है, कुछ भी पूछेगा। तो जितना अच्छे से पढ़ाई करोगे अभी से ना, उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं पूछता है, यही सब जो है चीज़ों को जो है पूछता है। तो जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। SDG गोल्स की बात कर रहे थे, इसको याद रखना ही रखना है। तो पहला क्या बोले, पहला बोले कि नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, गरीबी कैसे नहीं होगी, जब खाना मिलेगा, यानी कि जो नो हंगर मतलब भूखमरी को ख़त्म करना है। अब गरीबी को हटाना है, पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य जो है, दूसरा टारगेट जो है कि जो है नो हंगर होना चाहिए। अब तुम्हारा पेट भी भर गया, अब अगला काम क्या होना चाहिए, थर्ड, पेट तो भरा है लेकिन अगर तुम हेल्दी नहीं रहोगे
तो खाना तुम्हारे शरीर को लगेगा नहीं। तो जो SDG गोल नंबर 3 है ये डील करता है मतलब गुड हेल्थ, अच्छे हेल्थ से डील करता है, ठीक है। SDG नंबर 3 हो गया। और अभी नए स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन इस तरीके से जब तुम बार बार पढ़ोगे तो तुमको 4-5 दिन में जो है SDG गोल्स पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पढ़ो, पढ़ाओ, लिखो, यही फंडा है। एक, नो पॉवर्टी। 2 मतलब एक जो है तुम्हारा नो पॉवर्टी हो गया, 2 हो गया जीरो हंगर, तीसरा हो गया हेल्थ अच्छा रखो भाई। अब हेल्थ अच्छा होने लगा, उसके बाद अगला काम क्या होगा कि तुमको जो है अपना नॉलेज को बढ़ाना है तो तुमको एजुकेशन लेना पड़ेगा। तो SDG गोल नंबर 4 हो गया एजुकेशन फॉर ऑल, अच्छा शिक्षा होना चाहिए। अब जब तुम्हारा शिक्षा आ गया तो तुमको समझ में आएगा कि भाई जो महिलाएं हैं वो जो है मेल की तरह ही हैं, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जेंडर इक्वलिटी ये हो गया गोल नंबर 5, ठीक है। अब चलो देखिए तुम लोग को ध्यान में आया कि नहीं, क्योंकि आज पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कराएंगे कि कैसे अगर आप गरीबी कम करते हैं तो आपका इंक्लूसिव ग्रोथ भी होता है। जब इंक्लूसिव ग्रोथ होता है तो कैसे जो है आपका SDG गोल्स भी जो है वो सम्मिलित होता है। मेंस का क्लास का मतलब यही है कि जो चीज़ आप अभी तक नहीं जानते हैं उसको जानिए, अलग अलग पॉइंट्स को समझिए, लिंक कीजिए, वापस घर जाए मतलब वापस जब क्लास ख़त्म हो जाए गूगल में थोड़ा सर्च मारिए, अपना मेहनत कीजिए और फिर उसको लिखने का कोशिश कीजिए। मेंस का बैच का मतलब यही है, ठीक है। अगर साइमल्टेनियसली हार्ड वर्क नहीं करोगे तो मेंस का बैच का फ़ायदा नहीं ले पाओगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है जो हम बात कर रहे हैं? बोलो निर्मल, अजहर। यस सर। यहाँ पे अभी हम जैसे डॉट 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 बता रहे हैं, फिर अभी लिंक करेंगे कि सरकार कैसे कैसे करती है। बस इतना समझ जाओ, पोवर्टी जो गरीबी है, अगर गरीबी दूर होगा तो क्या मिलेगा? इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, और समावेशी विकास होगा, ठीक है, तो तुम्हारा जो इंडिया लक्ष्य रखा है SDG गोल्स का वो भी पूरा होगा। और इसको करने में क्या क्या मदद करेगा? गुड गवर्नेंस, चाहे सरकार जो एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि जब तक शिक्षा नहीं होगी, जब तक स्वास्थ्य नहीं होगा, जब तक जॉब का इनकम नहीं आएगा, अर्निंग नहीं होगी, तब तक गरीबी कैसे दूर होगी यार, ठीक है ना। वही अमर सेन दिए थे कैपेबिलिटी अप्रोच, कि आप इंसान को कैपेबल बनाइए, हमेशा जो है सब्सिडी मत रखिए, मतलब उसको जो है ना कैपेबल बनाइए। अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, कि वो कुछ कमाए धमाए, भले अपना दुकान चलाए, सब्जी बेचे, कुछ भी करे, लेकिन उसके पास इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अगर आप उसको हमेशा डिपेंडेंट ही बना के रखेंगे, लो 500 रुपया तुमको दे देते हैं या 2000 रुपया दे देते हैं, तो वो काहे के लिए फिर आगे सोचेगा। तो अमर सेन का एक बहुत फेमस कंसेप्ट है कैपेबिलिटी अप्रोच, आप कैपेबल बनाइए। यही सब थिंकिंग के चलते जो है अमर सेन को नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, ठीक है। कि भारत सरकार क्या करती है, सब्सिडी बस देते रहती है। वही होता कि यार जैसे दीनदयाल योजना में होता है, या NRLM में होता है कि जो है एक माइक्रो फाइनेंस देते हैं, 5000 10,000 जो देते हैं माइक्रो फाइनेंस, कि अपना दुकान खोल लो या कुछ भी जो है काम धंधा कर लो। तो वो कितना अच्छा चीज़ है कि वो अर्निंग कैपेसिटी दे रहा है। तो ये काम जो है मतलब होना चाहिए बड़े पैमाने पे, और बहुत सारा NGO भी जो है ये काम करती है। थोड़ा अपना जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जैसे हम पंजाब गए थे, तो पंजाब में जब मेरा पोस्टिंग था तो हम देखते थे कि खाना चला रहा है, मतलब खाना खिला रहा है, या फिर जो थोड़ा ज़्यादा अमीर है वो दुकान के लिए, सब्जी बेचने के लिए कुछ पैसा दे रहा है। ये अपना ईस्टर्न साइड में नहीं होता है, बस अपना ही जेब भरने में मतलब लगे रहते हैं, ठीक है। ये बहुत गंदा चीज़, और शायद हम पंजाब या दूसरा स्टेट में नहीं जाते तो हमको लगता कि यही ठीक है, जैसे डॉरी वाला ही चीज़ है। तो खैर इधर भी अब थोड़ा थिंकिंग आ रहा है। जब बैंक में थे तो सर हमको बोलते थे कि अमित 14-15 लाख तो मिले जाएगा तुमको। हम बोले क्यों सर, आप लोग के यहाँ नहीं होता क्या ऐसा? हम लोग के यहाँ तो जो बैंक मैनेजर रहता है 15-20 लाख भी चल जाता है। तो हमको लगता था कि वो नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि हमको उतना मतलब नहीं मालूम था। तो सर बोले कि नहीं, हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं है अमित, हम लोग के यहाँ मतलब ना ये नहीं होता कि मान लो कि अगर
15 लाख का बात हुआ है और लड़की का पिताजी अगर 14,80,000 दे रहा है तो नहीं 20,000 कम हो गया, अब हम जो है मतलब नहीं करेंगे शादी, ऐसा नहीं होता है। हम लोग मतलब बस अपनी खुशी से, यहाँ पे डॉरी का उतना ज़्यादा नहीं है। तो हम बोले अरे वाह कितना सही है यार। तो खैर अभी मेरा भी एक दोस्त है, वो चार्टेड अकाउंटेंट है और बिना 1 रुपया लिए जो है मतलब शादी किया। हमको बहुत अच्छा लगा कि वाह यूथ जो है मतलब थिंकिंग आ रहा है। तो वही चीज़ है कि अभी बहुत जो है थिंकिंग से लेके और बहुत सारी चीज़ में बदलाव आने का है, तब मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। अब तुम देखोगे कि इतना अच्छा जो है, एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो राजपूत है, तो वो बिहार में पढ़ाई करने गया था और मेरा एक दोस्त है सफकत, उसके यहाँ हम लोग बचपन से ही जो है ईद पे जाते हैं सेवई खाने के लिए। तो जब वो बिहार पढ़ाई करने गया मुजफ्फरपुर, उसके बाद जब 4 साल पढ़ के आया तो उसका थिंकिंग ना इतना छोटा हो गया कि क्या बताएं। शफ़क़त बुलाया हम लोग को कि भाई ईद पे आना, तो हम बोले चलो चलते हैं यार। तो बोला कि अमित हम नहीं जाएंगे। हम बोले क्यों? तो बोला कि नहीं यार, वो लोग मुस्लिम, हम नहीं जाएंगे, वो लोग हिंदू से हेट्रेट करते। हमने कि तुमको नया चीज़ कहाँ से दिमाग में आ गए रे भाई, तो क्या है। तो सोचो इंजीनियर लड़का है और मतलब थिंकिंग वैसा जो है। या मुस्लिम्स में भी जो देखो, जो टेररिस्ट है उनका एजुकेशन देखो किसी का मतलब एकदम हाई फाई, मतलब पूरा टेक एजुकेशन मतलब पूरा किए रहते हैं। तो शिक्षा होने के बावजूद भी जो है ना मतलब एक संकीर्ण विचार, नैरो माइंडनेस जो है मतलब है। तो उसके बाद जो लीडर्स हैं वही जो है कास्ट के बेसिस पे, ये तो अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट अभी मना कर दिया, नहीं तो कास्ट के बेसिस पे कि हम तुम्हारे जो है कास्ट के यादव जी हैं, हमको ही वोट देना है, या फिर जो है हम लाला जी हैं, जो भी है मतलब कास्ट के बेसिस पे जो है वोट मांगते थे। तो लोगों में कैसे ख़त्म होगा कास्ट सिस्टम, जब लीडर्स जिसको आइडल मानते हैं वही अगर कास्ट के बेसिस पे वोट मांग रहे हैं और वो डेवलपमेंट तो करा नहीं रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? तो फिर यही काम कर रहे हैं कि जो है कास्ट के बेसिस पे ये करो। तो सुप्रीम कोर्ट मतलब पूरा जो है स्ट्रिक्ट हो गया कि नहीं, आपको जो भी आप स्पीच देंगे उसमें कास्ट का जिक्र नहीं होना चाहिए। तो जैसे जैसे अभी तुम दुनियादारी को देखोगे, समझोगे, तुम समझो कि भाई मतलब कितना सारा चीज़ है जिसको ओवरकम करना है। हालांकि अब देखो थोड़ा इंटरकास्ट मैरिज भी जो है काफ़ी मतलब बढ़ रहा है और जो थिंकिंग है उसमें थोड़ा बदलाव आ रहा है। इन्हें तो जो है लव मैरिज, जो इंटरकास्ट मैरिज हम किधर सुनते थे, वेस्टर्न इंडिया में या जो है नॉर्थ में भी थोड़ा, दिल्ली उल्ली में जो है बस, बाकी तो उधर हरियाणा में काफ़ी पंचायत है। तो अभी जो है थोड़ा बहुत इवॉल्व हो रहा है और जो ईस्टर्न पार्ट इंडिया का इवॉल्व कर जाएगा ना, खासकर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सब जो वेस्ट बंगाल, ये सब जो ईस्टर्न पार्ट थोड़ा इवॉल्व कर जाएगा तो इंडिया का और तरक्की होगा। क्योंकि ये जो है ईस्टर्न पार्ट पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और भारत को जो है ये पीछे खींच भी रहा है। तो ये सब थिंकिंग कब आएगा तुमको, जब तुम थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ेगा और किताबी कीड़ा बस नहीं बने रहेगा, जब ऑब्जर्व करेगा अपना सोसाइटी को तब। क्या तो वेलकम टू सिविल सर्विसेज। इसमें जो है ना एक अच्छा तुम वीडियो, एक अच्छा एसडीएम या अच्छा डीएसपी या जो भी पोस्ट पे है, वो तुम ऐसा नहीं कि जेपीएससी का एग्ज़ाम पास करके तुम में जो है ऊपर से डिवाइन चीज़ सब में भर गया। अभी से थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करो कि सोसाइटी में क्या चल रहा है। पूरा टाइम नहीं देना है, लेकिन हाँ ऑब्जर्वेशन अपना बढ़ाना है कि तब जो है जब निकलेगा तब बहुत सारा चीज़ तुम वहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी कर सकता है। तो अपना आँख का नाक जो है खुला रखना है। और अब वही बोले कि सिविल सर्विसेज पुराना वाला बात नहीं कि 4 किताब पढ़ ली अब हम सिविल सर्विस बन क्रैक कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। वो गया ज़माना 10 साल पहले ख़त्म हो गया, ठीक है। अब जो है पूरा इवॉल्व हो रहा है और जो है मतलब वो देख रहे हैं कि हाँ आप कितना ऑब्ज़र्व कर रहे हो। ऑब्जर्वेशन कैसे, हम आइंस्टाइन तो है नहीं। ऑब्जर्वेशन जब हम न्यूज़ सुनेंगे, न्यूज़ पढ़ेंगे, थोड़ा लोगों से इंटरेक्शन करेंगे तब जाके आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। और इसीलिए हम न्यूज़पेपर रीडिंग, क्योंकि अब चलो सिविल का तैयारी कर रहे हैं तो उतना हम लोगों से मिल भी नहीं सकते, थोड़ा हमको रिजर्व्ड रहना है, लेकिन उसी में जो है अपना ऑब्जर्वेशन को रखना है कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। वो सब फिर तुम एग्जाम्पल में डाल सकता है। नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में वुमेन के अगेंस्ट जो है क्राइम कम है इन कंपेरिजन टू ईस्टर्न इंडिया या नदर्न इंडिया। ऐसा क्यों है? ठीक है, ऐसा इसलिए है कि उन लोग का सोसाइटी में मिंगल होता है, जो मेल और फीमेल मिंगल करती हैं तो वहाँ मेल समझते हैं कि हाँ ये कोई कमोडिटी नहीं है यार, ठीक है, ये हमारी तरह एक इंसान है, ठीक है।
तो वहाँ थिंकिंग या शेयरिंग होता है आइडियाज़ का। तो जब शेयरिंग होगा आइडियाज़ का तो, और यहाँ पे देखो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे जो फीमेल्स है किसी दूसरे ग्रह से आ गए हैं, दूसरे प्लेनेट से आ गए हैं, ठीक है। तो तुम जितना ब्लॉकिंग बना के जितना आइसोलेशन रखोगे ना, उतना ही जो है थिंकिंग का जो है मिसमैच होगा, उतना ही ज़्यादा फिर क्राइम बढ़ेगा। तो हम ये सब चीज़ देखते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ यार ऐसा है ऐसा है, तो सही रहेगा। तो ऑब्जर्वेशन अपना यार रखना है और कंप्लीट सिविल सर्वेंट बनना है, किताबी सिविल सर्वेंट नहीं बनना है, ठीक है। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना। तो खैर हम बात कर रहे थे पॉवर्टी वाला चीज़ का कि एसडीजी गोल्स का आपका बात कर रहे थे कि जेंडर इक्विटी, ये हो गया आपका एसडीजी 5। तो कोई केवल पॉवर्टी लिखा, कोई बगल में एसडीजी 1 लिखा, कोई बोला कि हमको हंगर कम करना है, कोई लिखा बगल में एसडीजी 2 को ठीक करना है। तो इससे जो है तुम्हारा आंसर सजता है, इन्फ्लुएंस आता है। कोई केवल हेल्थ लिखा, हमको हेल्थ अच्छा करना है, कोई वहाँ पे लिखा कि हमको एसडीजी 3 को अचीव करना है। तो इसीलिए एसडीजी गोल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। और हम बात कर रहे थे कि इंडिया जो है कल्याणकारी राज है, मतलब तुमको जो शहर है जो गांव है उसके बीच का डिफरेंस को कम करना है। ये भी एक पॉइंट है जो तुम बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हो, डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड भारत। जब तक भारत और इंडिया के बीच का डिफरेंस कम नहीं होगा, भारत का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। साथ ही साथ एससी एसटी जो है, जो विमेन है, उनका पार्टिसिपेशन आना चाहिए और हेल्थ का, एजुकेशन का सुविधा बढ़ना चाहिए। एक तो अच्छा बात और क्या है जो पीटी में आ सकता है, पहली बार भारत के इतिहास में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट आया है 5वां, उसमें जो सेक्स रेशियो है एडल्ट वाला, महिलाएं जो है 1020 हो गई हैं। नोट कर लो, पूछेगा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वें रिपोर्ट के अनुसार जो सेक्स रेशियो है इंडिया का वो कितना हो गया है, तो 1000 मेल पे जो है 1020 फीमेल हो गई। हालांकि ये एडल्ट वाले के लिए ही है, बच्चा वाला में उतना सुधार नहीं हुआ है। एडल्ट बोले तो 7 साल से ऊपर, और बच्चा वाला होता है 0 to 6 ईयर्स। तो सेक्स रेशियो 2 होता है। एक तो जो छोटा बच्चा लोग का है वो कम है, वो चिंता का विषय है, लेकिन जो एडल्ट का है वो ज़्यादा हुआ है। और कम से कम ये थोड़ा बढ़िया है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। और जितना भी इनिशिएटिव लिया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साथ ही साथ ओलंपिक्स में बहुत सारी जो है महिलाएं मेडल जीत के लाई, अलग अलग फील्ड में जो है, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें फीमेल्स इधर लगातार टॉप कर रही हैं। तो ये सब जो है पर्सपेक्टिव को बदल रहा है, ठीक है। मेटा सन प्रेफरेंस जो है कि भाई बेटा होगा तभी जो है मतलब ठीक है, लाइफ ठीक है, नहीं तो जो है लाइफ झंड है, वो वाला कंसेप्ट भी जो है थोड़ा कम हो रहा है। उसको क्या बोलते हैं, मेटा सन प्रेफरेंस। और ये बात हम तुमको पहले भी बताए थे कि न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो अच्छा कीवर्ड, अच्छा कोटेशन, ये सब भी मिलेगा। फिर से हम दोहराएंगे, जो मेंस का आंसर है ये एक माला की तरह है, उसमें तुम क्या कोटेशन, कैसा प्रेजेंटेशन, कैसा क्या रखता है, वो बहुत मायने रखता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना है। अब चलो, ये सब तो हम बात कर लिए कि जैसे झारखंड का क्वेश्चन ही पूछा था कि डेवलपमेंट चैलेंजेस क्या क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या है, और उस पर कमेंट कीजिए, ब्रीफली कमेंट। तो जो गरीबी है, जो उसको दूर करने का तरीका है, ठीक है, उसको जो तुम अगर ध्यान में रखोगे तो बाकी सब चीज़ तुम्हारा हो जाएगा। अब उसमें क्या है, सबसे पहला अब हम तुमको पहले ये बता दिए कि हाँ कैसे लिंक है, अब क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं ये हम तुमको बताएंगे, जिसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जब देश आज़ाद हुआ तो ये ऑब्ज़र्व किया गया कि मान के चलो कि 8 से 10% जो अमीर ज़मींदार हैं, ठीक है, जो रिच फार्मर्स हैं, उनके पास अप्रॉक्स 60 to 65% ज़मीन है और बाकी लोगों के पास कुछ है ही नहीं है, ठीक है, या बहुत कम है। तो इतना बड़ा इनइक्वालिटी देखा गया। और जो ब्रिटिश का जो पॉलिसीज़ है वो बहुत हद तक, क्योंकि एक टाइम था 1757 में, एक ऐसा टाइम था
कि अगर वर्ल्ड में 4 चीज़ बनता है तो उसमें से एक जो है इंडिया का होता था। मतलब इन 1757 मैन्युफैक्चरिंग जो होता था उसमें 25% कंट्रीब्यूशन इंडिया का था। और उस समय तो करेंसी चलता नहीं था, तो अगर मान लो कि हम कोई सामान यहाँ से भेजें, एक जहाज़ हम तुमको सिल्क और कॉटन भेज दिए, तो तुम हमको एक जहाज़ जो है सोना भेजेगा। इसीलिए क्या बोलते थे उस समय, भारत जो है सोने की चिड़िया थी। लेकिन जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर के बाद से अंग्रेज़ों का जब यहाँ पे कब्जा बढ़ने लगा, तो वही 1757 में जो 25% मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सा था वो तुम्हारा घट के 1857 में कितना हो गया, 7% के आसपास। 100 साल में जो है इतना कम कंट्रीब्यूशन हो गया। और उसके बाद जो है अलग अलग जो पॉलिसीज़ ये लेके आए, ठीक है, जो अंग्रेज हैं वो अलग अलग जो पॉलिसीज़ लेके आए, तो फिर जो है उससे और भी हाल ख़राब हो गया। और ऐसा हो गया कि इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी, इतना ज़्यादा पॉवर्टी, गरीबी, ये सब रहा कि देश का जो है हाल ही जो है बहुत खस्ता हो गया। ठीक है। और मेनली जो ऑक्यूपेशन क्या था, खेती करना। तो हम वही बता तो दिए कि अगर 10% अमीर ज़मींदार हैं तो उनके पास 65 से 70% ज़मीन है। इसीलिए जब हम इंटरव्यू में पहुँचे थे तो हमको पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, बताओ सबसे पहला अमेंडमेंट, संशोधन इंडिया में क्या हुआ था और किस चीज़ से संबंधित था। क्या तो चलो उस समय आदमी पढ़ा ही हुआ था। हम बोले थे कि सर जो सबसे पहला अमेंडमेंट था वो भूमि सुधार से संबंधित था, और इससे जो है 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था, 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। ये वाला चीज़ हम बताए थे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम बता रहे हैं कि गरीबी हटाने के लिए क्या क्या कदम उठाया गया है। ठीक है, तो पॉइंट्स अब नोट करना। पहले जो है एक तो मतलब तुमको ट्रेलर दिखा दिए कि अगर गरीबी हटेगा तो भाई बहुत बड़ा चीज़ हो गया, गरीबी कम होगा। जितना गरीबी कम होगा उतना भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ बढ़ेगा, समावेशी विकास बढ़ेगा, उतना ही भारत जो है एसडीजी गोल्स के करीब होगा। और ये सब करने में क्या मदद करेगा, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अभी हम लिंक करेंगे। मेंस आंसर राइटिंग का मतलब होता है लिंक करना। एक टॉपिक यहाँ है, एक टॉपिक यहाँ है, एक टॉपिक यहाँ है। आप कैसे तीनों टॉपिक को लिंक करते हैं, आप अपने आंसर में कैसे मल्टी डायमेंशनल दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा था ना कि झारखंड में जो है डेवलपमेंट चैलेंजेस क्या है, विकास क्यों नहीं हो रहा है, तो कोई सीधे लिख दिया कि हाँ भाई झारखंड में गरीबी है, आधारभूत संरचना डेवलप नहीं हुआ है, खेती जो है ढंग से नहीं हुआ, कोई ऐसा लिखा। और हम लोग कैसे लिखे, पहला पॉइंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता। दूसरा पॉइंट राजनीतिक मतलब आर्थिक कारण, उसमें डालें कि हाँ भाई खेती अच्छा नहीं है। तो वही है कि अपना आंसर तुम कितना अच्छा सजाता है, तो उसके लिए पहले तुमको लिखना ज़रूरी है। वो तो धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन कोई भी चीज़ को अच्छे से पढ़ना, किताब पढ़ना, उसमें न्यूज़पेपर को लिंक करना, ये बहुत ज़रूरी है। और दोनों मिला के आंसर बनता है। बुक का बेसिक चीज़ प्लस जो डेटा है वो न्यूज़पेपर का, क्योंकि बुक उतना अपडेट करता ही नहीं है, खासकर इकोनॉमिक्स में तो नहीं। हिस्ट्री में चलो तुम किताब से काम निकाल लोगे, ज्योग्राफी में निकाल लोगे, लेकिन पॉलिटी पबैड पूरा डायनेमिक है, इकोनॉमिक्स पूरा डायनेमिक है। साइंस टेक में चलो बायोलॉजी फिजिक्स वो तो डायनेमिक नहीं है, उसमें जो है किताब में दिया उसे काम चल जाएगा। लेकिन जो टेक्नोलॉजी का चीज़ है, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, एनपीटी, इसमें तुमको क्या होगा, करंट का भी तुमको डेटा डालना ही पड़ेगा। तो अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो तुम मान के चलो कि तुमको 40 में 18 नंबर, 19 नंबर ऐसा मिलेगा। न्यूज़पेपर पढ़ोगे, किताब के डेटा के साथ न्यूज़पेपर का डेटा मिलाओगे, 25 नंबर, 26 नंबर, क्योंकि 28 से ज़्यादा तो देता नहीं है। जैसा सुनने में आया है कि 28 से ज़्यादा जेपीएससी मेंस देता नहीं है आउट ऑफ 40 मार्क्स। 20 में 15-16 से ज़्यादा देता नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली तुमको ये स्टेज पे पहुंचना है। और वही बात है कि तुम सीधे इस पे नहीं आ जाओगे, लेकिन हम तुमको एक मतलब बता दें कि क्यों एक्सटेंसिव स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। कि जब तैयारी कर ही रहे हो, अभी फॉर्म आने में 30-40 दिन बाकी है, मई में पता नहीं कब आएगा, लेकिन मई में आएगा। तो अभी जो है तुम जो भी टॉपिक पढ़ो, जो भी टॉपिक दें, उसको अच्छे से पढ़ो। चलो ठीक है, अब वापस आते हैं। गरीबी हटाने की बात करते सरकार क्या क्या कदम उठाई। तो पहला तो सबसे इम्पॉर्टेंट कदम है भूमि सुधार।
भूमि सुधार से, लैंड रिफॉर्म से संबंधित कदम। अब भूमि सुधार तुम लिखे, अब उसमें पहले तो एक हेडिंग डाले, उसके नीचे फिर जो है तुम 2-3 पॉइंट डाले कि हाँ, जमींदारी प्रथा को ख़त्म किया गया, लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया। लैंड सीलिंग एक्ट मतलब हर किसान के पास, जो बड़ा किसान है उसके पास इतना ही ज़मीन होना चाहिए, ठीक है। उसमें भी किसान लोग दिमाग लगा लिया, अपना मामा का बेटा, फूफा का बेटा, वो सबको जो है बेगाना बना के और अपना ज़मीन को ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब भूमि सुधार ठीक से जो है पूरे भारत में हो नहीं पाया। अगर वो ऐसा हो जाता तो बहुत हद तक जो है मतलब गरीबी दूर होती, साथ ही साथ जो है तुम्हारा क्या है, ये जो नक्सलिज़म है या जो बाकी सब प्रॉब्लम है वो नहीं होता। लेकिन जो लैंड रिफॉर्म्स है वो प्रॉपर ढंग से हो नहीं पाया, ठीक है। तो तुम पहले इसको बताओगे कि हाँ यार, गरीबी को दूर करने के लिए जो है, कल हम लोग बात किए थे गरीबी का आकलन कैसे होता है, ठीक है, और कारण क्या है वो तुमको हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही दे रहे हैं। कारण क्या है, फिर स्टेप्स, हम 2 चीज़ साथ लेके चल रहे हैं, कारण भी तुमको बता रहे हैं और क्या कदम उठाया गया वो भी तुमको बता रहे हैं। तो थोड़ा ये एक्सटेंसिव चीज़ है, लेकिन जब तुम थोड़ा सुनोगे, पढ़ोगे, फिर से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो भूमि सुधार ठीक से नहीं हुआ, ये गरीबी का कारण है। उसको ठीक करने के लिए सरकार क्या कदम उठाई? सरकार जो है पहले ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दी, क्योंकि हम बताएं ही कि मान के चलो कि 8 से 10% किसान के पास 70% ज़मीन थी। दूसरा जो है लैंड सीलिंग एक्ट लाई कि भाई इतना ही किसान के पास मैक्सिमम जो है इतना ही ज़मीन होना चाहिए पर्टिकुलर। लेकिन जो ये लैंड सीलिंग एक्ट है ये बस तुम्हारा वेस्ट बंगाल में और केरला में, जहाँ कम्युनिस्ट सरकार थी, वहीं पे सक्सेस हो पाया। उसके बाद और एक चीज़, विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन चलाए, लेकिन वो भी पूरा पैन इंडिया चल नहीं पाया, भूदान आंदोलन भी। और उसके बाद कोऑपरेटिव फार्मिंग पे भी जो है कि जो अलग अलग ज़मीन के टुकड़े हैं, क्योंकि किसी किसान का यहाँ ज़मीन है, किसी का वहाँ ज़मीन है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। ज़मीन को जो है इकट्ठा करना, एक जगह करना। इंडिया में दिक्कत क्या है? इंडिया में दिक्कत यही है कि जो 85% किसान हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से कम का ज़मीन है, मतलब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। तो जब ज़मीन ही उनके पास इतना छोटा है, कहाँ से वो जो है मॉडर्न तरीका अपनाएंगे, कहाँ से जो है वो फाइनेंसिंग करेंगे? यही किसानों का बहुत बड़ा समस्या ये भी है यार। अभी जैसे जैसे तुम पढ़ोगे समझोगे। और जो गरीबी है ये भाई सागर है, ये जो टॉपिक है ये सागर है। इसलिए कल तुम लोग को ट्रेलर दिखाए थे कि अगर आज ही हम बताएं तो सब बेहोश हो जाएगा। कल थोड़ा ट्रेलर दिखाए थे, आज थोड़ा बता रहे, कल फिर वापस से बताएंगे। क्योंकि अगर ये एक टॉपिक पॉवर्टी अच्छा से किए तो तुम 3 से 4 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। गरीबी को कैसे दूर करेंगे, अगर ये समझ गए तो तुम इसी में थोड़ा मिला के जो है भारत समावेशी विकास कैसे करेगा, भारत बेरोजगारी और भुखमरी को कैसे दूर करेगा, मतलब सब इंटरलिंक्ड है। ये एक मदर टॉपिक है, पॉवर्टी, गरीबी। अगर गरीबी हटाने के तरीकों को तुम समझ गए तो तुम भारत जो है बेरोजगारी कैसे दूर करेगा, भुखमरी कैसे दूर करेगा, इसका भी आंसर कर दोगे। भारत जो है समावेशी विकास कैसे अचीव करेगा, उसका भी आंसर कर दोगे। भारत जो है SDG गोल्स को कैसे अचीव करेगा, उसका भी आंसर कर दोगे। मतलब एक क्वेश्चन समझोगे और कम से कम 4 या 5 आंसर का जवाब दे दोगे। तो पहले हम बात किए कि जो सबसे बड़ी समस्या रही गरीबी का वो रहा कि मतलब जो ज़मीन है वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया। सरकार ने कदम उठाए, क्या क्या? ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया, लैंड सीलिंग एक्ट लाया, उसके बाद जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग इंट्रोड्यूस किया, विनोबा भावे ने जो है भूदान आंदोलन चलाया। लेकिन ये कुछ हिस्सों में सफल हुआ, पूरे इंडिया में सफल नहीं हुआ, ठीक है। तो लेकिन फिर भी तुमको लिखना तो है। देखो करना क्या है कि पहले हम कल बताए थे कि गरीबी क्या है, अभी हम 2 चीज़ तुमको साथ साथ बता रहे हैं कि गरीबी के कारण क्या है और साथ ही साथ जो है सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं गरीबी को ठीक करने के लिए। तो पहला तो ये हो गया। उसके बाद 5 वर्षीय योजना में जो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है कि किस 5 वर्षीय योजना से। तो अब कांग्रेस में क्या हो गया था, कांग्रेस में 2 ग्रुप था, एक जो सीनियर ग्रुप है 50-60 साल पहले वाले मतलब एज वाले, और एक जो है इंदिरा गांधी का जो यंग ग्रुप था। तो इंदिरा गांधी जो है शुरू में तो जो है उनको गूंगी गुड़िया बोलते थे, क्योंकि वो चुपचाप सब चीज़ ऑब्जर्व कर रही थी।
लेकिन जब वो समझ गई चीज़ों को तो फिर वो अपना डिसीजन जो है रखने लगी। तो जो कामराज और जो सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस के, वो बोले कि यार इसको हटाना होगा। तो इंदिरा गांधी सोची कि अगर हमको लोगों का दिल जीतना है तो ये लोग नारा दिए हैं इंदिरा हटाओ, इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो इंदिरा हटाओ के जगह पे वो नारा दी गरीबी हटाओ। क्वेश्चन पूछता है इन विच 5 ईयर प्लान, किस 5 वर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को जो है नारा दिया गया था। तो ये तुम्हारा हुआ था 5th 5 ईयर प्लान में 1974 से 1978 के दौरान। ठीक है, ये 5th 5 ईयर प्लान के दौरान चला था, लेकिन उस समय जो है इमरजेंसी भी लग गया था। तो मेन जो इस पर काम हुआ था वो 6th 5 ईयर प्लान से हुआ था। नारा दिया गया था 5th 5 ईयर प्लान में, लेकिन मेन जो काम हुआ था अब तुम्हारा 6th 5 ईयर प्लान से हुआ था। तो पहला तो एक हम बताया भूमि सुधार किया गया गरीबी को हटाने के लिए, और दूसरा जो बताया तुम्हारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, उसमें तुम्हारा हो गया कि मतलब स्पेसिफिकली टारगेट किया गया कि जो है गरीबी को हटाना है। तो उसके लिए इंदिरा गांधी क्या इंट्रोड्यूस की, 20 पॉइंट प्रोग्राम। ठीक है, 1976 में शायद आया था 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 सूत्रीय कार्यक्रम। इसमें जो है अलग अलग चीज़, बिजली देना है, घर मुहैया कराना है, मतलब वो अभी डिटेल में जानना ज़रूरी नहीं है, बस तुम इतना जान जाओ कि हाँ गरीबी हटाओ जो है ये चीज़ 5th 5 ईयर प्लान में आई थी। और उसमें जो है बहुत सारा स्कीम जो है, जैसे मरुस्थलीकरण रोकने के लिए जो है नेशनल स्कीम चलाया गया था उस पर। और उसके बाद जो है ये 20 पॉइंट प्रोग्राम चलाया गया था। फूड फॉर वर्क कार्यक्रम चलाया गया था कि अगर आप काम करेंगे तो आपको जो है खाना मुहैया कराया जाएगा, जैसे मनरेगा में पैसा मिलता है उस हिसाब से जो है काम को जो है किया गया था। फिर शहरी रोजगार योजना जो है चालू किया गया था। ये सब आगे जाके हुआ था। ठीक है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुआ, 5th 5 ईयर प्लान, 6th 5 ईयर प्लान, 20 पॉइंट प्रोग्राम। यानी कि गरीबी हटाने के लिए एक तो भूमि सुधार हो गया, और एक चीज़ पास्ट वाले चीज़ पे ज़्यादा नहीं जाना है। ये तो हम समझाने के लिए तुमको बोल रहे हैं, तुमको अभी का जो 5-6 साल में चीज़ हुआ है उसको ज़्यादा आंसर में लिखना है, चूँकि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बढ़े, चीज़ समझ में आए, इसलिए हम तुमको जो है चीज़ों को समझा रहे हैं स्टार्टिंग से। और भारत जो है स्टार्टिंग में कैसा था, क्लोज इकोनॉमी था। तो जो 1991 में जो चीज़ हुआ वो भी एक हद तक अच्छा रहा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है बस सोच रहे हैं कि अपने आप हम सारा नीड्स को मीट कर लेंगे, लेकिन जब विश्व जो है वैश्वीकरण पूरे दुनिया में हो रहा है तो आप दुनिया से अलग रह के अपना विकास कैसे कर सकते हैं, खासकर उस समय पे जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। आप अभी तो इंडिया अपना 80% एनर्जी का डिमांड बाहर से करता है, उस समय मान के चलो कि 95%, क्योंकि यहाँ हम लोग यहाँ पेट्रोलियम होता नहीं है भाई, कोयला भी उस क्वालिटी का होता नहीं है। तो जो है हम लोग 95% जो अपना एनर्जी डिमांड है वो बाहर से मंगाते थे। तो जो ग्लोबलाइजेशन हुआ ये भी जो है 1991 में जो है गरीबी कितना था, गरीबी से जो नीचे लोग थे 46%, और अभी जो पिछले साल नीति आयोग अपना रिपोर्ट जारी किया उसमें कितना हो गया 25%। तो इतना जो है गरीबी जो है कम हुआ है, लेकिन जो इनइक्वालिटी है, असमानता, वो बढ़ा है। क्यों? क्योंकि जो LPG हुआ, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जो निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण है, तो इससे जो है शहरों को ज़्यादा बेनिफिट हुआ, गांव को उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। माइग्रेशन बढ़ा, उसके बाद ही से जो है लोग दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता ज़्यादा जाना स्टार्ट किए। उसके पहले थोड़ा कम जाते थे, उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा जाना स्टार्ट किए। अच्छा, चूँकि हम बहुत सारा पॉइंट्स बोल रहे हैं, तुम लोग थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो ना? ऐसा तो नहीं कि सब बाउंसर जा रहा है। बोलो, पूजा समझ में आ रहा है? थोड़ा कमेंट करके बताओ यार, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं, मेरे पास बोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कहानी के थ्रू या वैसे लिंक करके तुमको बताएं। और अभी एक बार इसको समराइज़ करेंगे। ठीक है, अभी हम तुमको एक एक पॉइंट ऐसे ऐसे समझा रहे हैं, लेकिन फिर हम एक बार इसको समराइज़ करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक दमदार है, ये टॉपिक दमदार है और बहुत सारा कंटेंट है इसमें। तो थोड़ा इसमें मेहनत चाहिए, और एक दिन हम लोग इसका समय लेंगे, तब जाके ये अच्छे से होगा। और ये एक टॉपिक कर लिए तो फिर हम बताएंगे कैसे इससे जो है 3-4 क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस थोड़ा थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, और 3-4 क्वेश्चन का आंसर एक साथ होगा। मतलब 3 दिन हम पॉवर्टी पे लगाएंगे, थोड़ा बदलाव करेंगे, 4 आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा।
इकोनॉमिक्स में यही है यार कि एक जो रूट है उसको अच्छे से करो। जैसे पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त को अच्छे से करोगे तो पब्लिक रेवेन्यू, फिजिकल पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर सब निपट जाएगा। तो उसी तरह ये पॉवर्टी एक कोर है, जड़ है, इसको कर लिए तो इससे 3-4 चीज़ जो हम नाम लिए, समावेशी विकास, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब देखो इसको भी थोड़ा जान लो। डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जब भारत आज़ाद हुआ तो 2 टाइप के राइट्स का जिक्र किया गया। एक फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जो कि सिटीजन को ऐसे मिलेंगे और अगर उनको नहीं मिलता है वो अधिकार तो वो कोर्ट जा सकते हैं, उसको बोलते हैं क्या, जस्टिसाइबल राइट्स। और जो दूसरे टाइप के अधिकार हैं, नॉन जस्टिसाइबल राइट, ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जैसे मनरेगा कार्यक्रम हो गया, आंगनवाड़ी जो चल रहा है, या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया कि जानवरों को नहीं मारना, उसमें मेंशन किया गया है। उसमें यानी बहुत सारा चीज़ है। जैसे तुम देखते हो कि विधवाओं को, जो डिसेबल लोग हैं, उन लोग को जो है 600 रुपया या 1000 रुपया जो है मतलब सब्सिडी दी जाती है, या किसानों को जो मदद किया जाता है। ये सब का सब किसके अंदर आता है? ये सब का सब आता है डीपीएसपी के अंदर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो अब सबका लिंकिंग है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। भारत जो है अमेरिका नहीं है कि भाई तुम अपना कमाओ, अपना खाओ, अपना देखो, हम कुछ नहीं करेंगे। वो कैपिटलिस्ट है, पूरा पूंजीवाद है। और भारत जो है ये मिक्स सोशलिज्म है। ना ही हम लोग रशिया है, ना ही हम लोग अमेरिका है, हम लोग दोनों का मिक्स है कि ठीक है भाई, जो अपना मेहनत करके आगे बढ़ रहा बढ़ो, हम वहाँ भी थोड़ा सपोर्ट करेंगे, कॉर्पोरेट को भी सपोर्ट मिलता ही मिलता है। और साथ ही साथ जो असक्षम है, जिनके पास कैपेसिटी नहीं है, तो उनको जो है उनका भी हम, जैसे अनाज, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, राष्ट्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसमें जो है 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये करके जो है चावल गेहूँ जो है बढ़ता है, कम दाम पे जो है अनाज दिया जाता है। या जैसे कोविड आ गया तो भाई बहुत लोग का जॉब छूट गया, तो 6 राज्य जहाँ से प्रवासी मजदूर ज़्यादा आते हैं, भारत सरकार उनके लिए क्या कर दी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, कि आपको जो है हम 35 किलोग्राम अनाज भी देंगे और कुछ रोजगार भी देंगे। तो ये इंडिया क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। इंडिया इज़ ए वेलफेयर स्टेट। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, इंडिया इज़ ए वेलफेयर स्टेट। तो इस वजह से जो है ऐसा मतलब इंडिया कर रहा है, ठीक है। तो ये तुमको सोचना है क्यों है कि भारत जो है वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम को किया। क्योंकि हम तुमको क्या बोले, जो एलपीजी वाला चीज़ है, इस पर भी वीडियो बनाया है। ये पिछले साल भी मेंस में आया था 6 जेपीएससी में, और इस बार जो है वैश्वीकरण पे पूछा था, तो उस पर हम बहुत अच्छे से समझा के बनाए, वो वीडियो डाल देंगे। तो कोई भी चीज़ अगर होता है तुमको सोचना है कि क्यों हो रहा है। तो क्यों इंडिया जो है मेक इन इंडिया ये सब जो है कार्यक्रम 2015 से चालू किया, क्योंकि भारत का जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक कमी है, बहुत बड़ी कमी। क्या हम क्या बोले कि पहले जो है प्राइमरी सेक्टर डेवलप करता है, कृषि का क्षेत्र, फिर इंडस्ट्री डेवलप करता है, और तब जाके थर्ड में क्या डेवलप करता है, मतलब सर्विस सेक्टर। आपका बैंकिंग हो गया, होटल हो गया, आईटी हो गया, ये नॉर्मल होता है। पहले प्राइमरी ऊपर जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र, फिर द्वितीय क्षेत्र ऊपर जाएगा, और फिर तृतीय क्षेत्र ऊपर जाएगा, ये नियम है। लेकिन इंडिया में जो एलपीजी हुआ, मतलब 1991 में जो है भुगतान संतुलन की समस्या हुई, ये अलग से टॉपिक है। लेकिन हम तुमको शॉर्ट में बता देते हैं कि भारत क्या रखा था कि भाई हम लोग जो है विदेश से उतना व्यापार नहीं करेंगे, फॉरेन ट्रेड उतना हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो अर्थव्यवस्था है कमज़ोर है। अगर हम विदेशी कंपनी को यहाँ पे आने दिए तो हमारा अपना इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इंडिया एडॉप्टेड क्लोज इकोनॉमी मॉडल, बंद अर्थव्यवस्था हम अपनाएं आज़ादी के बाद, और हर चीज़ सरकारी कंट्रोल में रखें। तुमको याद, तुम लोग तो शायद छोटे हो गए, लेकिन हम लोग के टाइम में था कि भाई टेलीफोन लगवाना, स्कूटर लेना, ये सब जो है बहुत बड़ा चीज़ है। तुम अभी अप्लाई करोगे, 1 महीना के बाद तुमको टेलीफोन मिलेगा, 1 महीना के बाद तुमको स्कूटर मिलेगा, लाइसेंस राज चलता था। मतलब हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, और जब कंपटीशन नहीं होगा तो वहाँ पे इनएफिशिएंसी होगा। मान लो तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो,
तुम्हारे घर के अगल बगल कोई तैयारी नहीं कर रहा, तुम अलग ही गुमान में रहोगे, सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं, भले कि तुम 2 घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन यही तुम्हारे बगल में कोई सिविल सर्विसेज वाला रहता और वो 4-5 घंटा पढ़ता, तो तुमको जब कंपटीशन मिलता तो तुम्हारा एफिशिएंसी और बढ़ता। तो वही चीज़ हो गया था कि हर चीज़ में गवर्नमेंट का कंट्रोल था। सरकारी बैंक ले लो, क्यों ऐसा है कि जो ICICI HDFC है ये सब इतना बाद में आया। सरकारी बैंक बहुत सारे जो है मतलब आज़ादी के पहले से हैं, लेकिन उनका भी बिज़नेस जो है वो प्राइवेट बैंक ICICI HDFC बैंक क्यों खा जा रहा है, क्योंकि उसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा रहा। तो जब देश आज़ाद हुआ तो हम लोग बंद अर्थव्यवस्था अपनाएं, उसके बाद फॉरेन कंपनीज़ पे बैन लगा दिए। कोई अगर फॉरेन गुड्स मंगाएगा, अगर 200 का मंगाया तो हम उस पर 600 रुपये टैक्स लगाएंगे। तो इस वजह से क्या हुआ, और हर चीज़ जो है वो सरकारी क्षेत्र में रहेगा, चाहे बैंकिंग हो चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, हर चीज़ पे जो है वो हम कंट्रोल सरकार कर रखेंगे। इसके वजह से क्या हुआ कि भाई जहाँ कंपटीशन नहीं होगा वहाँ पे इनएफिशिएंसी आएगा, करप्शन आएगा, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा और देश जो है डूबने लगा। नतीजा ये हो गया कि जब 1991 के समय पे क्या हुआ कि हमारे पास मात्र $1 बिलियन था, मात्र $1 बिलियन, जिससे हम 10 दिन के इंपोर्ट का पेमेंट कर सकते थे। कह सकते कि जो हाल आज श्रीलंका का है हमारा 1991 में था, ठीक है। और हम क्या बोले कि कुछ अच्छा कोटेशन जब रहता है तो उसको नोट कर लेना है। तो उस समय मनमोहन सिंह विक्टर ह्यूगो का एक कोटेशन दिए थे, नो फोर्स ऑन अर्थ, ज़मीन पे कोई ऐसा ताकत नहीं है, कैन स्टॉप एन आइडिया, उस आइडिया को रोक सकता है जिसका समय आ गया है। ये बहुत अच्छा कोटेशन है। नो फोर्स ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम, जिसका समय आ गया है उसको कोई रोक नहीं सकता है। वही चीज़ है, तुम लोग का जो है JPSC निकालने का समय आ गया है, बस मेहनत कर दो, जम के निकलना ही निकलना है, ठीक है। तो ये जो LPG वाला है इस पर भी क्लास रखेंगे, इसके बाद अगला क्लास LPG का ही रखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको समझ गया तो बहुत सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि भारत में एक मतलब नया होता है ना कि आज़ादी हम मान सकते हैं कि 1947 में हुआ, लेकिन जो आर्थिक आज़ादी है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ये 1991 के बाद कह सकते हैं। उसके पहले देश गुलाम तो नहीं था, लेकिन सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद हम बोले कि दिक्कत क्या हुआ कि जब 1991 वाला चीज़ हुआ तो अब अगर हमको इंडस्ट्री लगाना है तो हमको ज़मीन के लिए परमिशन चाहिए, नॉइज़ पोल्यूशन चाहिए, बिजली का परमिशन चाहिए, मतलब परमिशन ही परमिशन चाहिए। तो जो सेकेंडरी सेक्टर उसका विकास नहीं हो पाया, और जो सर्विस सेक्टर है, चाहे IT सेक्टर हो चाहे जो भी हो, उसमें उतना लाइसेंस का ज़रूरत नहीं था। तो प्राइमरी के बाद सीधा विकास किसका हुआ, सर्विस सेक्टर का। और सर्विस सेक्टर का विकास तो हुआ, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर का जो विकास नहीं हुआ तो उतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हुआ। तो ग्लोबलाइजेशन का एक सबसे बड़ा दिक्कत क्या रहा कि ये ग्रोथ तो किया, देश तरक्की पे तो आया, ठीक है, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट जितना 1991 के समय था, मोटा मोटी अनएम्प्लॉयमेंट वही अभी भी है। एक क्वेश्चन पूछा था BPSC PT में, बहुत अच्छा है, हिंदू ग्रोथ रेट से आप क्या समझते हैं, हिंदू विकास दर से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया था उसमें, हिंदू ग्रोथ रेट वाले में, मतलब ये इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ से संबंधित है, ये दोनों से संबंधित है, या इसमें से नहीं संबंधित है। तो जो हिंदू ग्रोथ रेट है ये जनरली इस्तेमाल होता था, मतलब कि जो हिंदू लोग का जो पॉपुलेशन ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रहा था वही, लेकिन लंबे समय तक जो ये भारत का अर्थव्यवस्था है वो 2%, 3%, 4% ऐसा ग्रोथ कर रहा था, जो अभी तुम 10%, खाली इधर कोविड में थोड़ा कम हुआ है, नहीं तो 10%, 7%, 8%, 12% ऐसा मतलब डबल डिजिट में ग्रोथ हुआ है इंडिया GDP का। लेकिन जब वो कम था तो उसके लिए हम बोलते थे कि भारत जो है हिंदू ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। तो जब LPG हुआ तो उसके बाद जो हिंदू ग्रोथ रेट है वो ख़त्म हो गया। 2000 आते आते जो है इंडिया एकदम 9%, 10% जो है मतलब ग्रोथ रेट जो है दर्ज करने लगा।
ठीक है। तो ये भी एक समस्या रहा, ये भी एक गरीबी का मतलब कारण रहा है कि मतलब प्रॉपर जॉब जो है नहीं मिल पाया एलपीजी के चलते। क्योंकि जो बाहर की कंपनी आएगी वो थोड़ी ना बिहार के किसी गांव में आके या झारखंड के किसी गांव में आके सेटअप करेगी। वो जब भी आएगी तो बॉम्बे, दिल्ली, कर्नाटका में, बेंगलुरु, महाराष्ट्र का बड़ा सिटी में ही आएगी। तो उसके वजह से जो है ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुआ, इनकम प्रॉपर नहीं मतलब जनरेट हो पाया गांव में। तो सरकार जो है बाद में जो है क्या क्या कार्यक्रम चलाई उसको तुमको ज़्यादा मेंशन करना, स्टार्टिंग का बस थोड़ा थोड़ा कि हाँ भूमि सुधार के लिए कुछ कुछ चीज़ किया गया उसको तुमको बताना है। और डीपीएसपी में क्या होता है, राज के मतलब नीति निधक सिद्धांत में कि इंडिया इज़ ए वेलफेयर स्टेट, भारत एक कल्याणकारी राज है। तो 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी का जिक्र है। उसमें अलग अलग आर्टिकल में, जैसे आर्टिकल 38 और 39 में क्या बोला गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कुछ ही हाथों में नहीं होना चाहिए। तो सरकार क्या की, जमींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दी। ठीक है। उसके बाद जो बैंक पहले प्राइवेटाइज थे उसको नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में, 1980 में। तो ये सब स्टार्टिंग के कुछ कदम थे। फिर सरकार बाद में जो है 2 टाइप के कार्यक्रम चलाई। क्या, एक वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कि तुम काम करो उसके बदले कुछ तुमको जो है अनाज या फिर कुछ मिलेगा। और दूसरा था एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कि हम तुमको कुछ मतलब रुपया देते हैं, तुम अपना कुछ काम स्टार्ट करो। तो ये सब स्टार्टिंग का था। और इधर का तुमको जो है जानना बहुत ज़रूरी है 2014 का। इसमें लोग गलती क्या करते हैं, अरे पास्ट वाला हम समझाने के लिए बताएं क्योंकि तुमको समझ आना ज़रूरी है। समझ आए नहीं करेगा तो फिर तुम इधर कैसे लिंक करेगा। इधर जो चीज़ किया गया है गरीबी हटाने के लिए, उसके बाद ऐसा नहीं है, सरकार जो है फिर 1980-85 के बाद यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन स्कीम चलाई कि सबको जो है सुई मिलेगा अलग अलग चीज़ का। उसके बाद सरकार जो है मिड डे मील स्कीम चलाई, वही 1986-90 के आसपास जो है मिड डे मील स्कीम इसका स्टार्ट हुआ कि स्कूल में बच्चे आ सकें। बाद में जो है सर्व शिक्षा अभियान 2000 के आसपास चलाया गया। आगे उसको जो है एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया आर्टिकल 21A में। क्योंकि देखो पॉवर्टी कब हटेगा, जब शिक्षा मिलेगी, जागरूकता होगी, जब स्वास्थ्य अच्छा होगा। स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा जी, जैसे आयुष्मान भारत। अब गरीब लोग क्या करेगा भाई, कैसे हॉस्पिटल मतलब मैनेज करेगा। सरकार जो है सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी दवाई सब तो चालू किया। कहाँ लिखा है, आर्टिकल 47 में। हम क्या बोले, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का कुछ कुछ लिंकअप है। गरीबी हटाने के लिए आर्टिकल 47 कैसे काम करता है, आर्टिकल 47 में ये बोला गया है कि सरकार को अपने सिटीजन का जो है वो ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। तो सरकार जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलाती है, दवाई मुफ्त में देती है। कोविड के टाइम ही देखो कैसे सरकार मुफ्त में जो है दवा बांटी। कोविड का पहले इंजेक्शन ली लेकिन फिर बाद में फ्री भी की और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और आयुष्मान भारत 2018 में चालू हुआ जिसमें 10 करोड़ फैमिली जो है कवर किया गया, 50 करोड़ लोग। ये विश्व का सबसे बड़ा जो है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है। तो शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार हो ही गया, मिड डे मील स्कीम हुआ, आंगनवाड़ी सेंटर हुआ। उसके बाद आर्टिकल 47 का तुमको जिक्र करना है, ये बंदा अभी आ रहा है। आर्टिकल 47 का तुमको जिक्र करना है कि आर्टिकल 47 में बोला गया है कि जो देश है, जो स्टेट है, उसको अपने नागरिकों का ख्याल रखना है, उसके न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है। तो सरकारी हॉस्पिटल हो गया, आयुष्मान भारत हो गया। उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। और ये लिंकिंग तुम लोग धीरे धीरे सीख जाओगे। ठीक है, ये लिंकिंग तुम लोग धीरे धीरे सीख जाओगे। हम तो इतना समय लगा दिए हैं तो अभी लिंक कर पाते हैं, लेकिन तुम लोग भी जो है चूँकि हम बता रहे हैं तो फिर धीरे धीरे तुम लोग भी समझो कि अच्छा कैसे इकोनॉमिक्स में पॉलिटी का पॉइंट को जोड़ते हैं। तो शिक्षा का एंगल हो गया, शिक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है, स्वास्थ्य के लिए सरकार क्या कर रही है। ठीक है, उसके बाद सरकार जो है अब लोग जो है अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके उसके लिए क्या किए हैं, उसके लिए स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो गया। ठीक है, और लोगों का जो है बैंक अकाउंट नहीं था, ये तो सबसे बड़ी समस्या थी। ठीक है, बैंक अकाउंट ही नहीं था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। उसके लिए बहुत सारा KYC नॉर्म्स है। तो सरकार 2014 में चलाई प्रधानमंत्री जनधन योजना कि आपका अकाउंट खोला जाएगा, भले आपका KYC नॉर्म्स पूरा ना हो, और उसके बाद हम आपको
आधार कार्ड और मोबाइल तीनों को लिंक कर देंगे, तो उसको बोलते हैं जैम ट्रिनिटी। जनधन आधार मतलब जनधन आपका खाता हो गया, आधार कार्ड हो गया और मोबाइल हो गया, तीनों को लिंक कर दिए। पहले क्या होता था, कुछ भी सरकार पैसा ट्रांसफ़र कर रही है तो इतना सारा मिडिल मैन होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दी, स्टेट गवर्नमेंट पे कुछ पैसा ख़त्म हो गया, उसके बाद वो पंचायत पे दी, मुखिया कुछ पैसा खा गया, कि नीचे आते आते 1 रुपया में से राजीव गांधी का स्टेटमेंट था कि 15 पैसा, मान लो कि 1 रुपया हम खर्च करते हैं तो 15 पैसा ही नीचे तक पहुंचता है। तो अब हम जो ये डीबीटी कर दिए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसको फ़ायदा पहुंचाना है सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे वहीं से खाता में डाल दी, जाओ भाई, मिडिल मैन का रोल ही ख़त्म हो गया। इसके वजह से क्या हो गया, 1 लाख करोड़ बचा है, 1 लाख करोड़ जो गलत हाथों में चल जाता था। जब आधार नहीं था तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का बेनिफिट कोई और ही उठा रहा है, जिसको उठाना चाहिए वो नहीं उठा रहा है, कोई घूस खिला दिया और वो फ़ायदा उठा ले रहा है। तो जब ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गया, जब जैम जनधन मतलब जनधन जो आपका आधार बैंक का हो गया, उसके बाद आधार हो गया, उसके बाद मोबाइल हो गया, इसको बोलते हैं जैम ट्रिनिटी, JAM ट्रिनिटी। जब ये चीज़ हो गया तो अब जो है सीधे पैसा सरकार भेज देती है जिसको चाहिए। तो इससे कितना का सेविंग हुआ है, और ये हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़े थे 2017-18 का, उस समय दिया था कि ये जो चीज़ हो गया है जैम ट्रिनिटी, इससे 1 लाख करोड़ रुपया बचता है। तो खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ अच्छा करना, एजुकेशन अच्छा करना, उसके बाद रोज़गार क्रिएट करना। कैसे रोज़गार क्रिएट करना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, MSME, ठीक है, मतलब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग जो है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ये कृषि के बाद सबसे ज़्यादा जो है लोगों को रोज़गार देता है, 12 करोड़ लोग को, उससे भी ज़्यादा देता है। तो MSME पे अब फोकस किया जाने लगा, लेकिन इसको रिकॉग्निशन कब मिला, 2006 में, उसके पहले इसका कुछ वजूद ही नहीं था। तो उस पर जो है फोकस किया जाने लगा। किसानों को अलग अलग टाइप से जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्योंकि जब तक तुम ग्रामीण भारत को स्ट्रांग नहीं करोगे, भारत का विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि 76% पॉपुलेशन नहीं, 76 नहीं सॉरी, अब तो हो गया है 31, यानी कि तुम समझ लो कि 69% पॉपुलेशन, अब 2050 तक हो जाएगा 50% 50% आबादी शहर में, 50% आबादी गांव में। तो जब तक तुम गांव को स्ट्रांग करोगे नहीं और शहर में ही आके सब प्रेशर करेंगे तो कैसे काम चलेगा। और गांव कब मजबूत होगा, गांव का अभी भी जो मेन ऑक्यूपेशन है वो कृषि है। तो जब तक किसान मजबूत नहीं होंगे, कहाँ से तुम मतलब गांव को मजबूत करोगे। तो गरीबी अगर तुमको दूर करना है, समावेशी विकास करना है, तो तुमको किस किस पे काम करना पड़ेगा। भूमि सुधार जो हुआ है उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तुमको जो है शिक्षा को और इंक्लूसिव करना पड़ेगा, तुमको जो है हेल्थ फैसिलिटी को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। जैसे अभी सरकार जो है आप ये तो इंट्रोड्यूस कर दी, क्या बोलते हैं, आयुष्मान भारत, लेकिन ये इंश्योरेंस ही है ना, मतलब गाड़ी तुमको दे दी है लेकिन रोड है ये नहीं है, तो कहाँ से गाड़ी चलेगा। तो सरकार अभी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चालू की है, अगले 6 साल के लिए 64,000 करोड़ रुपया खर्च करेगी, ताकि अच्छे से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रहें, ठीक है। क्योंकि बहुत इसमें झोलझाल भी, आयुष्मान भारत में बहुत झोलझाल भी हुआ प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ। तो सरकार और भी जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल बढ़ाना चाहती है। एक चीज़ और, 20% जो अभी लोग हैं इंडिया में उनके पास बिजली की सुविधा ही नहीं है, तो इंटरनेट कहाँ से चलेगा। एक और टर्म आया है जो कि भारत के विकास को रोक रहा है, गरीबी को मतलब दूर नहीं होने दे रहा, वो है डिजिटल डिवाइड। अब कोविड में जो है तुम स्कूल ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है, चलो, तो वहाँ पे जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है वो कर पाएगा, लेकिन 43% बच्चों के पास ही एंड्रॉयड मोबाइल है, तो सब लोग कैसे पढ़ेंगे। साथ ही एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन इसके पास फ़ोन तो है, चलाने ही नहीं आता है, ठीक है। तो एक टर्म जान लो, डिजिटल डिवाइड, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। प्लस
भारत जो है वो डिजिटल इकोनॉमी तो बन रहा है, भारत जो है डिजिटल इकोनॉमी तो बन रहा है, लेकिन भारत का जो साइबर सिक्योरिटी का पॉलिसी है वो ठीक है ही नहीं। रोज़ जो है लाखों लोग जो है चीट किए जा रहे हैं। एक डाटा था कि 2020-21 में 11 लाख साइबर क्राइम हुआ। तो तुमको ये भी सोचना है कि सरकार क्या कदम उठा रही है, क्या स्टेप्स लिए गए हैं, ये भी तुमको मतलब जानना